ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि आरबीआई की तरफ से आई थी कि आरबीआई ने 6 मेंबर्स का एक पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाया है सितंबर 2025 में। और ये अपने आप में बनने वाला एक तरह का ऐसा पहला बोर्ड होगा जिसमें जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जा रहा है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज है। तो चलिए समझते हैं या फिर बोर्ड है क्या, इसका काम क्या होगा, किस लिए बनाया गया है, कौन कौन इसमें मेंबर होने वाला है। क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज होने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरह की और वीडियोस के लिए। सबसे पहले अगर हम बोर्ड की यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू करें तो ये जो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है इसको इसलिए बनाया गया है ताकि जो ओवरसाइट है और जो गवर्नेंस है, जो भी पेमेंट सिस्टम्स इंडिया में चल रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो जैसे यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, कार्ड नेटवर्क्स हो गए, या फिर नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स हो जैसे चेक्स क्लियरिंग वगैरह हो गया, इन सब के लिए और साथ ही साथ डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन सब के लिए ये ओवरसाइट का काम करेगा। और ये जो बोर्ड है आरबीआई के पास इससे पहले एक तरह की कमिटी थी कह सकते हैं, वो था बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, BPSS। तो ये जो बोर्ड था इसको अब इस पीआरबी ने रिप्लेस कर दिया है। और अब अगर पहले इसे पढ़ रखा होगा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के लिए, तो आपको भी रिप्लेस करना होगा कि अब इसकी जगह पे पीआरबी काम करेगा। और इसमें जो पहले ये BPSS था, इसमें पहले केवल और केवल आरबीआई के ही ऑफिशियल्स हुआ करते थे, लेकिन अब जब पीआरबी बना है तो ऐसा पहली बार हुआ है कि जो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन है वो भी अब इस बोर्ड में किया जा रहा है। मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इसका पार्ट होने वाले हैं। तो अगर हम बात करें इसमें कौन कौन मेंबर होगा, सबसे पहले यहाँ पे एक बात और समझना आपको होगा, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो आपका बोर्ड बनाने का निर्णय हुआ है इसकी पावर कहाँ से मिलती है आरबीआई को। तो ये मिलती है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 से यहाँ से पावर मिलती है। तो अगर हम बात करें इस बोर्ड की, इसमें कौन कौन होगा, तो टोटल 6 मेंबर्स होंगे। सबसे पहले जो मेंबर होंगे वो होंगे गवर्नर, और यही इस बोर्ड के क्या होंगे, चेयरपर्सन होंगे। मतलब आरबीआई के गवर्नर अभी कौन है, संजय मल्होत्रा, तो वो इस समय होंगे, आने वाले समय कोई और होगा। जो भी गवर्नर होगा इस बोर्ड का मेंबर होगा। इसमें डेप्टी गवर्नर जिनको चार्ज मिला हुआ है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स का, वो इसके पार्ट होंगे, ये भी बदलते रहते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो भी होंगे इंचार्ज ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के, ये आरबीआई के 3 ऑफिशियल्स होने वाले हैं, ये इसके मेंबर होंगे। और उसके बाद के जो 3 ऑफिशियल्स हैं ये आरबीआई के बाहर के हैं। तो इसमें जो चौथे मेंबर होंगे वो होंगे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, फिर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और अभी इसमें है श्रीमती अरुणा सुंदराजन जो कि फॉर्मर रिटायर्ड आईएएस हैं, टेलीकॉम सेक्टर से थी, तो ये भी इनको इंक्लूड किया गया है। तो ये 6 मेंबर्स किया पूरा पैनल बन रहा है, जिसमें आप ये पाएंगे कि इसमें 2 तो आप कह सकते हैं सीधे सीधे गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, एक एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल है, मतलब एक मेंबर मेरे ख्याल से यहाँ पे बाहर से भी ऐसे लिया जा सकता है। तो 3 इसमें आरबीआई के पर्सन है और 3 आरबीआई से बाहर के पर्सन ये होने वाले हैं इस बोर्ड का पार्ट। 6 ही मेंबर का ये बोर्ड होने वाला है। और इसमें एक और बात कही गई है कि जो भी आरबीआई का प्रिंसिपल लीगल एडवाइजर होगा वो परमानेंट इनवाइटी होगा जितनी भी मीटिंग्स होंगी इस बोर्ड की। मतलब ये बोर्ड जो है जब साल भर में अपनी बैठकें करेगा तो जितनी भी बैठकें होंगी उसमें आरबीआई के जो लीगल एडवाइजर हैं वो परमानेंट इनवाइटी होंगे, मतलब उनके वो भी उस बैठक में शामिल होंगे, ताकि जो भी वहाँ फैसले वगैरह लिए जा रहे हैं वो लीगली बाइंडिंग है कि नहीं है उन सब के ऊपर भी अच्छी नज़र रखी जा सके और उसके अनुसार ही जो फैसले हैं, पॉलिसीज हैं, सारी चीज़ें हो सके। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हम बात करें अगर हम इसका फंक्शन क्या होगा, इसके पावर्स क्या होंगे, तो सबसे पहला इसका जो फंक्शन होगा या पावर कह सकते हैं वो है रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी अथॉरिटी होगी। जितने भी पेमेंट सिस्टम इंडिया में है, इलेक्ट्रॉनिक, नॉन इलेक्ट्रॉनिक, डोमेस्टिक, क्रॉस बॉर्डर, सब के ऊपर रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी पावर इसको प्राप्त होगी, जो कि इसको मिलती है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत। उसके अलावा लाइसेंसिंग और ऑथराइजेशन की जो पावर है वो भी अब इसी के पास होगी। मतलब जितने तरह की लाइसेंसिंग पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के तहत जितने भी तरह की लाइसेंसिंग की जरूरत होती है, ऑथराइजेशन की जरूरत होती है, चाहे वो सीसीआईएल का हो, एनपीसीआई का, कार्ड का हो, एटीएम नेटवर्क्स का हो, इन सब को लेते हुए और भी जितने तरह की लाइसेंसिंग होती है सब का काम इसके अंतर्गत आएगा। ये इंश्योर करेगा कि भारत में जो पेमेंट एंड सेटलमेंट है उसकी सिक्योरिटी, इफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और इंटरऑपरेबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से काम करे और उसका जो इकोसिस्टम है पूरा मेंटेन रहे, उसमें लोगों का जो भरोसा है वो कम ना हो बल्कि बढ़े। इसके साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबल होगा कि पेमेंट और सेटलमेंट के लिए जो भी नेसेसरी पॉलिसीज हों, चाहे गाइडलाइंस हों, उनको बनाना,
ताकि भारत में जो पेमेंट सिस्टम्स हैं वो और अच्छे तरीके से काम करते रहें। तो ये इनके कह सकते हैं कुछ ब्रॉड पावर और ब्रॉड फंक्शंस होने वाले हैं। इसके अलावा और भी और छोटे छोटे जो फंक्शंस होंगे वो तो रहते ही हैं, इसी के अंतर्गत आते रहते हैं। अगर हम बात करें इनके डिसीजन मेकिंग और मीटिंग्स की, जैसे आरबीआई की एमपीसी होती है, उसमें मेंबर्स होते हैं, वहाँ पे कुछ निर्णय लिए जाते हैं, तो उसमें वोटिंग होती है। तो वैसे यहाँ पर भी अगर कोई निर्णय लिया जा रहा है तो इसमें भी जो डिसीजन होगा किसी एक आदमी, मतलब चेयरपर्सन कह दे वही बात सही हो, जरूरी नहीं है। तो इसमें भी मेजॉरिटी वोट जो है वो लिया जाएगा। 6 मेंबर हैं तो उसमें से मेंबर जो प्रेजेंट होंगे, जितना मेजॉरिटी वोट मिलेगा वही जो बात है वो आगे रखी जाएगी। और अगर ऐसा हो जाए, ऐसे समझिए कोई बात हो रही जिसपे 3-3 का वोट बढ़ गया है ना, तो ऐसे केस में जो चेयरपर्सन होगा या फिर जो डिप्टी गवर्नर है, मतलब मान लीजिए उस समय गवर्नर उपलब्ध नहीं है मीटिंग में, तो जो डिप्टी गवर्नर होगा आरबीआई का, उसको कास्टिंग वोट का राइट होगा। मतलब 3-3 बढ़ गए, उसके बाद फिर से डिप्टी गवर्नर या गवर्नर एक वोट करेगा, फिर वो जिसकी तरफ करेगा उसी को मेजॉरिटी मिलेगी और फिर वो मामला तय होगा। अगर हम बात करें बोर्ड के मीटिंग की, तो अभी तक ये कहा गया है कि कम से कम साल में 2 बार इसको मिलना है, एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 बार मिलना है, 2 से ज़्यादा बार भी मिल सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। और उसके आधार पे यहाँ पे बताया जा रहा है। और इसके अलावा जो डिसीजंस हैं उनको सर्कुलर के माध्यम से जितने भी मेंबर्स हैं उनको अप्रूवल वगैरह दिया जाएगा, और बाकी जो जनता है और बाकी लोग हैं जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बताया जाएगा। लीगल मैटर्स जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके लिए जो प्रिंसिपल लीगल एडवाइजर होंगे आरबीआई के, वो प्रेजेंट रहेंगे हर मीटिंग में, ताकि जितनी भी मीटिंग्स हो रहे हैं उसमें लीगली कहाँ पे क्या चीज़ बाइंडिंग है नहीं बाइंडिंग है वो सारी चीज़ें वहाँ पे तय हो पाएंगी। तो ये इनके डिसीजन और मीटिंग का, मीटिंग वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इस तरह के पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की इंडिया में जरूरत क्या आन पड़ी। सबसे पहली बात तो आपको ये देखना होगा कि भारत में अभी देखा गया है कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, चाहे वो यूपीआई हो या फिर और भी माध्यम जो है, डिजिटल बैंकिंग आ गया है, मोबाइल बैंकिंग हो रखा है, इंटरनेट बैंकिंग हो रखा है, ये बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। रैपिड इसका एडॉप्शन भी हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। और आप देख रहे हैं धीरे धीरे करके जो जनता है वो भी कैश से अब कैशलेस इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो इसके लिए इंडिया में एक स्पेशलाइज और रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों का सहयोग जो है आपस में होना चाहिए। तभी जो सही रेगुलेटरी चीजें हैं या पॉलिसीज हैं वो निकल के आ सकती हैं। ये इसलिए रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है। अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट जो इसका है कि जितना तेजी से हमारा डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से नए नए और कॉम्प्लेक्स जो रिस्क हैं वो भी इन आपके आ रहे हैं सामने, जिसमें साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हो गया, डेटा प्राइवेसी के कंसर्न्स हो गए, ऑपरेशनल वल्नरेबिलिटीज हो गई। तो इन सब के लिए जो बेहतर जो इसका इलाज है, कह सकते हैं जो बेहतर सोल्यूशन है कि कैसे हम साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को कम कर सकते हैं, कैसे हम जो अलग जो साधन हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने नहीं देखा है, कि आने वाले समय में ओटीपी की ही सिर्फ जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ओटीपी के अलावा और भी ऑथेंटिकेशन के मेथड मिलेंगे, जिसकी वजह से आप जो आपका जो ट्रांजैक्शन होगा बहुत ज़्यादा सिक्योर होगा। आपने नहीं देखा वीडियो तो वो देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा कदम ये उठाया गया है। तो इस तरह के कदम के लिए ना हमारे पास ऐसा एक पेमेंट और रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, इससे जो पीआरबी का कह सकते हैं पूरा एक वाइडर पर्सपेक्टिव निकल के आएगा कि भाई रेगुलेटरी बॉडीज है, रेगुलेटरी प्रोसेस है, अगर उसमें केवल आरबीआई के लोग हैं तो केवल एक ही आयाम से सोच पाते हैं। हाँ, उसमें कुछ गवर्नमेंट के इनपुट प्रोवाइड करे जा सकते हैं, लेकिन वो बाहर से इनपुट दिए जाते हैं। जब इसमें आरबीआई के 3% है, गवर्नमेंट के 3% है, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन हो पाएगा गवर्नमेंट का भी कि हाँ, हम अपनी तरफ से भी क्या क्या चेंजेस हमको प्राप्त हो रहे हैं, जो जनता है उससे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, कैसी होनी चाहिए सिक्योरिटी, क्या पॉलिसीज आनी चाहिए, कहाँ पे भी गैप रह रहा है, पॉलिसी गैप कहाँ पे रह रहा है। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है, जिससे जो इंटर गवर्नमेंटल जो हार्मनी है ना वो अच्छा हो पाएगा आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में, और इंटर डिपार्टमेंटल जो हार्मनी है वो भी बढ़ पाएगी। इसलिए इस तरह के बोर्ड की जरूरत थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, पहली बार ऐसा हुआ इसलिए एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो ये थी पूरी वीडियो, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करिए। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।